स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान से। ये वो प्रश्न हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। इसलिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा और प्लीज़ आप सभी लोग वीडियोज़ को आधा ना देखा करें, पूरा देखा करें। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस, कितने प्रश्न आपको नहीं मिल रहे हैं जो तुम्हें नहीं पता होते हैं। आप समझिएगा। आपको एक बात और बता दूं, कुछ दिनों से तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने तो वीडियोज़ नहीं बना पाए, ना अपलोड कर पाए थे। लेकिन अब हो सकता है, भगवान से यही मैं कहता हूं कि मुझे सदा स्वस्थ रखें ताकि हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियोज़ को लाइक्स कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा प्रत्येक वीडियोज आपको निरंतर नोटिफिकेशंस के रूप में मिलते रहें। आप समझिएगा दोस्तों, हम वो प्रश्न करा रहे हैं सर्वेश्वर स्टडी माध्यम से। आप देखिएगा प्रश्न नंबर पहला क्या है। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। दोस्तों, 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1892 ईस्वी का एक भारत शासन अधिनियम आया था जिसके तहत ये काम किया गया था। नोट में समझ लीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो चुनाव शब्द बात कहा जा रहा है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। चुनाव प्रणाली की शुरुआत तो बेटा हो चुकी थी, लेकिन चुनाव शब्द का जिक्र नहीं किया गया था, प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, यानी कि उस समय चुनाव शब्द नहीं कहा गया था, लेकिन ये जो प्रणाली थी उससे शुरुआत कर दी गई थी, यानी प्रणाली शुरुआत हो गई थी। आप समझिएगा प्रश्न नंबर दूसरा क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा है, किस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों का विस्तार करना व अधिक शक्तिशाली बनाना था। यानी कि एक ऐसा अधिनियम आया था जिससे विधान परिषदों का विस्तार हो सके और वो शक्तिशाली बन सके। ये भी काम 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, कौन सा अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशन में स्वीकार किए गए। ठीक है, प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था। एक अधिनियम आया था जो 1889 से 1891 तक के जो अधिवेशन हुए थे उनमें जो प्रस्ताव आए हुए थे, जिनसे प्रभावित होकर के एक अधिनियम पारित किया गया था, वो अधिनियम था 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए दोस्तों मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आप समझिएगा चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी को, यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1909 आया था, इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। आप समझिए मार्ले मिंटो सुधार शब्द क्यों लिया गया, इस अधिनियम का नाम भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया उसको समझिए। इसमें भारत में कुछ सुधार लाने के लिए उस समय भारत के वायसराय जो लॉर्ड मिंटो थे और इंग्लैंड में भारत के जो राज सचिव होते थे उनका नाम था जॉन मार्ले, दोनों ने अपने अपने आधे नाम को अग्रसर कर दिया, यानी कि इस पर लिख दिया था। इसलिए हम लोग कह देते हैं ना मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि दोनों की सहमति से ये भारत शासन अधिनियम 1909 आया था। ठीक है दोस्तों, आप समझ लीजिएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसने संप्रदायों का निर्वाचन कर दिया है, यानी कि सबसे बुरा काम हमारे भारत देश में इसी ने काम किया है। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 6वां क्या है। प्रश्न नंबर 6वां है दोस्तों, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक ऐसे भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त हुए थे। ठीक है, पहले भारतीय थे। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 7 की बात कर रहा हूं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, किस अधिनियम के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत
जिसके तहत भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत जाति वर्ग धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी, जिसमें प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधि बनाया गया था। ठीक है, आप पृथक प्रतिनिधित्व के रूप में बनाया गया था। आप समझ लीजिएगा प्रश्न नंबर 8वां क्या है। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है किस एक्ट के तहत पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दोस्तों, ये भी भारत परिषद अधिनियम 1909 या कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, यही आंसर होगा तुम्हारा। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 9वां क्या है। प्रश्न नंबर 9वां कह रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। 1909 को कहा गया था मार्ले मिंटो सुधार और 1919 को कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नोट में समझ लीजिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों कहा गया, समझ लीजिएगा। उस समय भी कुछ सुधार जो मार्ले मिंटो में रह गए थे सुधार होने को, तो उसमें उसकी अपेक्षा करने के लिए यानी कि उसके सुधार करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नोट में मैंने लिख कर रखा है कि मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राज सचिव थे, उस समय इंग्लैंड की ही बात करता हूँ, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। दोनों ने इस भारत शासन अधिनियम 1919 को भारत में लाए थे, दोनों ही भारत में लाए थे, जिसके कारण मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दोनों के नाम से इस अधिनियम को जाना जाने लगा, जिस तरह मैंने अभी बताया था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है दोस्तों, आप समझ लीजिएगा। 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक विधायिका की बात की जा रही तो भारत शासन अधिनियम 1909 में। ठीक है, हो सकता है इसमें और भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ प्रश्नों में इन्हीं में से मैं करवा रहा हूँ। पहली बात देख लेना, 2 विधायिका थी, एक होती थी राज्य परिषद, दूसरी होती थी केंद्रीय विधानसभा, 2 होती थी। अगर प्रश्न आ रहा है कि राज्य परिषद का कार्यकाल कितना होता था, दोस्तों 5 वर्ष होता था, और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना होता था, तो कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। ठीक है, अगर यहाँ पे अलग प्रश्नों में और प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि राज्य परिषद में सदस्य संख्या कितनी होती थी। दोस्तों 60 सदस्य हुआ करते थे, किसमें, राज्य परिषद में, और केंद्रीय विधानसभा में दोस्तों 145 सदस्य होते थे। कितने, 145 सदस्य। नोट पे देख लीजिएगा, मैंने कुछ लिखा है। नोट में मैंने लिखा था इन सदनों में, कौन सदन, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, इन सदनों में एकमात्र अंतर था जिससे पता किया जा सकता है कि राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा अलग अलग हैं। ऐसे तो काम जो राज्य परिषद करेगा वही केंद्रीय विधानसभा करेगी, और जो केंद्रीय विधानसभा करेगी वो राज्य परिषद भी करेगा, लेकिन कुछ अंतर था। वो सदस्यों के अंतर पर मत जाइएगा, इस तरह से तो कई अंतर बन जाते हैं। जैसे सदस्यों में अंतर होता था, जिसके पास 60 सदस्य है वो राज्य परिषद, जिसके पास 145 सदस्य है वो केंद्रीय विधानसभा। हो सकता है पता चल जाएगा कि जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है वो राज्य परिषद, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष है वो केंद्रीय विधानसभा। अंतर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एक अंतर होता है जिसे हम कह सकते हैं ना, एक कॉन्फिडेंट अंतर, वो समझ लीजिएगा। कॉन्फिडेंट अंतर की बात अगर बताई जाए तो इसमें एक ही चीज़ होती थी कि जो बजट स्वीकारा जाता था वो दोस्तों स्वीकार करने का, यानी कि बजट स्वीकार करने का अधिकार केवल निचले सदन को होता था। किसे, निचले, यानी कि निम्न सदन की बात होती है। ठीक है, अब समझ लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। देखिएगा दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध प्रशासन प्रणाली एवं देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बात भारत शासन अधिनियम 1919 में की गई थी। कब, भारत शासन अधिनियम 1919 में। देखिएगा 12वां प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न है भारत में पहली बार
महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? दोस्तों, पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। उस समय सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को अधिकार था वोट देने का। लेकिन महिलाओं को अधिकार मिला भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सभी दोस्तों से बारंबार मेरा यही कहना है कि यदि वीडियोज अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर आइएगा, पढ़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियोज आधा ना देखें, शुरुआत का ना देखें, पूरा देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इतने क्वेश्चंस जब मैंने करा दिए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस हल कर पाए हों। ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप सबसे मेरा यही कहना है, प्लीज़ आप सभी लोग इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल के सदस्य बने रहिएगा, आप पढ़ते रहिएगा और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। मोटिवेट करने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियोज़ पर कुछ वीडियोज़ अपलोड करें, ऐसा नहीं मैंने कहा है। मैं आपसे यही कहता हूँ कि मोटिवेट मैं तभी रहूँगा जब आप लोग अधिक से अधिक लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे और मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं हमेशा से वीडियोज़ के अंत में एक बात कहता आया हूँ, ये आप सबको पता है कि अपने माता पिता की सेवा के साथ साथ भारत माता की सेवा भी करना शुरू कर दो। आप जितना अपनी माँ से प्यार करते हो, अपने पिता से प्यार करते हो, इतना अपने देश से प्यार करो, अपनी भारत माता से प्यार करो। माँ भारती आप सबके दिल और जहन में होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी माँ को कोई गाली दे रहा है तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आपके पिता को कोई गाली दे रहा है तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आप तुरंत उससे कहोगे मैं अभी छोटा हूँ, मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक दिन जॉब प्राप्त करूँगा तब अपनी माँ से अवश्य मिलूँगा। यानी कि माँ को गाली देने वालों को या पिता को गाली देने वालों को चुन चुन करके बदला लूँगा, कहते होगी, 100% कहते होगी। तो इसी तरह भारत माता पर देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूँ, भारत माता की सेवा करनी हो ना, सबसे सरल रास्ता है, किसी भी मार्ग में चले जाओ, चाहे वो आपका वैज्ञानिक मार्ग हो, इंजीनियरिंग मार्ग हो, IAS PCS हो, यानी UPSC UPPSC, किसी भी लेवल पर निकल जाइएगा, पर भारत माता की सेवा कीजिएगा। जो विदेशों से आए हुए लोग भौंकते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं, तो और देखो पाकिस्तान हमेशा आँख निकालता रहता है, बांग्लादेश भी कभी कभी अपने औकात दिखाने लगता है। तो ये चीज़ें हैं ना जो अचानक हमेशा से ही किसी न किसी रूप में रंग बदलते हुए गिरगिट की तरह किसी न किसी रूप में हमेशा भारत देश पर आक्रमण करता रहता है। तो इन लोगों को जिस तरह, कहने का अर्थ यही है कि माता पिता पर, आपके माता पिता पर कोई ना कोई गालियाँ दे रहा है, तो ये माँ भारती भी तो हम सबकी माँ है ना, जिसमें हम पैदा हुए, खेल खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी में कल मिल जाना है। तो क्यों ना हम माँ भारती के लिए, इन देशों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए माँ भारती के पुत्र के रूप में, एक अच्छे पुत्र के रूप में, पुत्र तो हर कोई होता है, पुत्र तो वो लोग भी हैं जो लोग भारत देश के लिए स्वयं को बेच देते हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, भारत देश से उनका कोई नाता नहीं रह जाता हूँ। तो इन चीज़ों में मत जाइएगा, हमेशा अपनी पढ़ाई कीजिएगा, अपनी माता पिता के साथ साथ भारत देश के लिए भी काम कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ। आज के लिए इतना ही करता हूँ, अब कल मिलते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके मध्य सदा सदा के लिए बना रहूँ और वीडियोस देता रहूँ, बीमार ना पड़ूँ। ठीक है दोस्तों, तबीयत सही ना होने के कारण मैंने कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं बना पाए थे, आप बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।